Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes. This is Dr. Gunjan and today we are going to do the last part, that is part 3 of our chapter number 14 of your class plus 1, that is respiration in plants. So आज इसका हम part 3 करने वाले हैं. We have already covered part 1 and part 2. In part 1 we studied about basic introduction of the respiration and then we studied glycolysis. In the part 2 video we studied about the aerobic respiration. ठीक है, fate of pyruvate का हमने दोनों चीजें पढ़ी. उसकी तीन फेट्स थे. हमने फर्मेंटेशन, दो तरह की फर्मेंटेशन पढ़ी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड द इथेनॉल फर्मेंटेशन. ठीक है, उसके बाद हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि क्रेब्स साइकिल को अच्छे से स्टडी किया. अब हम पार्ट 3 करने वाले हैं इस चैप्टर का. इसमें हम लोग लेट्स सी द टॉपिक्स विल बी कवरिंग अंडर दिस पार्ट. सो ईटीएस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो रह गया था अभी. ईटीएस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, ईटीएस में हम लोग कवर करने वाले हैं. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो सारे के सारे हमारे NADH और FADH2 ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ये कैसे एटीपी में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, सो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं और ये सारे वहां पे किस प्रोसेस के थ्रू पास ऑन होते हैं और एटीपी में उनकी कन्वर्जन होती है जो कि डायरेक्ट बॉडी को रिक्वायर्ड होती है. एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि हेल्प करता है उसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए. देन हम लोग फाइनल रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पढ़ेंगे जो कि हमने बेसिक देखा था कि कितनी एटीपी फॉर्म होती हैं, कितने NADH फॉर्म होते हैं और कितने हमारे FADH फॉर्म होते हैं, FADH2 फॉर्म होता है. तो उसके बारे में हम पूरी एक बैलेंस शीट देखने वाले हैं कि कितने हमारे एटीपी फॉर्म होते हैं. ठीक है, देन इज हम कंपैरिजन पढ़ लेंगे, एक बेसिक सा कंपैरिजन देखेंगे फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में. क्योंकि जो हमारी फर्मेंटेशन, हमने दो तरह की फर्मेंटेशन पढ़ी है और एक एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल. ठीक है, इन दोनों के बारे में हम एक बेसिक सा कंपैरिजन देख लेंगे. देन एक ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे, जो कि समहाउ इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके नीट एग्जाम में और आपके 1 मार्क्स में ये आपके पेपर में भी आ जाता है. ठीक है, देन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये भी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी को ध्यान में रखे एक एक टॉपिक को कवर किया गया है. So before starting our topic, I am reminding you, please go through the previous lectures of this chapter and then read the NCERT book and then go through this part of the video. Okay, then you will understand each and everything. Okay, so without wasting any time, let's start with our video. So first topic is electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है. ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग, ये लाइंस हैं, इसको बाद में देखते हैं. पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ये एक कम कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसके बाद हम लोग इससे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बना हुआ. इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1. ठीक है, ये जो है हमारा, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 1. ठीक है, अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स 1, ओके, ये हमारा यूबिक्यूनोन. ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में एक लगा हुआ है कैरियर, इसको बोलते हैं हम यूबिक्यूनोन, कैरियर प्रोटीन है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3. 2 समहाउ यहाँ पे मिसिंग है, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. वो यहाँ पे कहीं पे जुड़ा हुआ होता है, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3, C फॉर कॉम्प्लेक्स आई एम राइटिंग इट. ओके, और दिस इज यूबिक्यूनोन एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4. ओके, और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में ये हमारा साइटोक्रोम लगा हुआ है. ठीक है, साइटोक्रोम C लगा हुआ है. एंड दिस इज अवर लास्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं.
तो ये है क्या बेसिकली, ये माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। और अगर आप ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये थर्ड, ये जो इसके इस साइड का पार्ट है, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो बेसिकली अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इसके क्रिस्टी बने होते हैं इस तरह से, अगर आप देखें, ठीक है। दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली ये जो हम अंदर का पार्ट है इसका ये एनलार्ज्ड व्यू है ये, ठीक है। दिस इज योर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये वाला पार्ट, ये बाहर, सॉरी, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, और ये इसका इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, और यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया। अब इसके अंदर आप अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये एक चेन बनी हुई होती है ट्रांस इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें कई कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। इसके बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद एक यूबिक्विनोन कैरियर प्रोटीन लगा होता है, ये है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3, उसके बाद अनदर कैरियर प्रोटीन होता है, दिस इज साइटोक्रोम सी जिसे बोलते हैं। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आता है, एंड देन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब NADH है जो हमारा, ठीक है, हमारे, अब आपने देखे होंगे ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बनते हैं हमारे, है ना, 2 NADH बनते हैं, वो सारे यहाँ पे पहुंच गए। 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, फिर लिंक रिएक्शन में भी हमारे 2 NADH बनते हैं, है ना। उसके बाद हमारे अगर हम लोग क्रेब्स साइकिल की बात करें, क्रेब्स साइकिल में हमारे 6 NADH बनते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे NADH की बात कर रहे हैं कि ये NADH हमारे फॉर्म हुए थे। अब इन NADH ने ATP में कन्वर्ट होना है, तो ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच चुके हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गए हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली एक NADH की कन्वर्शन की बात करने वाले हैं कि जब एक NADH एक NADH पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो ये यहाँ पे मैट्रिक्स में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये इनको यहाँ से यहाँ पे मूव कर देता है, ठीक है। सो बेसिकली एक पंप लगा हुआ है, ये क्या करता है कि NADH NAD पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होता है, तो एक बार में यहाँ पे ये यहाँ पे H पॉजिटिव्स को मूव कर देता है। तो एक H पॉजिटिव, मतलब ये NADH जो है NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स उठाकर ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में भेज देता है। तो ये करता कौन है, ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या करता है कि जब NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो ये 2H आयंस यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ से भेज देता है, ठीक है। तो जब ये प्रोटॉन्स यहाँ पे जाते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटॉन्स यहाँ चले गए, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेक्स्ट में मूव कर जाता है, वो करियर कर जाता है, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर हो गया, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के पास आ गया। सिमिलरली ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास कर देता है, और ये 2H पॉजिटिव फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव कर देता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 में यहाँ से यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स मूव कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे की तरफ हमारे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, वो चेन एस्टेब्लिश हो जाती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोक्रोम सी के पास पहुंच गया। अब ये साइटोक्रोम सी यहाँ पे जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये किसको दे देगा आगे जाके, वाटर को, वाटर फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बात क्या है कि NADH ने जब NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है, तो यहाँ से जो प्रोटॉन्स थे वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव होंगे। तो ये करते कौन है, ये कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे की तरफ
ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, और जो प्रोटॉन्स है वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर जाते हैं। 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, और 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो जब एक NADH एक NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो 6 जो है H पॉजिटिव वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि उसके बाद क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव्स हैं ये यहाँ पे आते हैं। ये हमारा ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है जो हमने पहले भी पढ़ा था। ये F0 है, ये F1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ATP फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन्स अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये स्वर्ल कर जाता है इस तरह से। तो जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है प्रोटॉन्स को यूज करके ATP की फॉर्मेशन कर देता है। तो एक बार में यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स मूव करते हैं। तो जब 2 प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसा कितनी बार होता है? 3 टाइम्स। तो जब एक NADH एक NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो 3 बार H पॉजिटिव यहाँ से मूव करते हैं और 3 ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक NADH 3 ATP के इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं, तो ये यूज करके उसको वाटर फॉर्म कर देता है। ओके, समझ में अगर आ गया है तो वेरी गुड, नहीं तो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो ये हमारा, मैंने क्या बताया था, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है, ये उसकी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, और ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, इनके नाम हम बाद में देखते हैं। आप सिर्फ अभी इनको ऐसे देखिए, 1, 3, 4 एंड 5। और ये बीच में एक करियर प्रोटीन लगा हुआ है यूबिक्विनोन। यहाँ पे एक करियर प्रोटीन लगा हुआ है साइटोक्रोम C। ठीक है, अब आप देखिए जो NADH हमारे फॉर्म हुए थे कहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में। वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास, और यहाँ पे ये थ्रू प्रोसेस जाते हैं जिससे कि ATP की फॉर्मेशन हो सके। NADH जो है वो ATP में कन्वर्ट हो सके बेसिकली। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे 2 NADH बने थे, लिंक रिएक्शन में भी 2 बने थे, और 6 हमारे बने थे क्रेब्स साइकिल में। तो सबके सब यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसकी कन्वर्जन होती है हमारी ATP में, और एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है। ठीक है, एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है, मतलब एक NADH 3 ATP में कन्वर्ट होता है बेसिकली। ओके, तो अब आप देखिए जब एक NADH एक NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जितने मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स हैं इस यहाँ से यहाँ की तरफ उठा के मूव कर देता है। मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में ये मूव कर देता है। तो ये करते कौन से हैं? ये कॉम्प्लेक्सेस मूव करते हैं। तो जब ये प्रोटॉन्स यहाँ से उठा के यहाँ की तरफ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके वो फर्दर आगे की तरफ इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक NADH को NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 6 H पॉजिटिव इधर से इधर की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ से यूबिक्विनोन से होते हुए साइटोक्रोम C से होते हुए 4 कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन को दे देते हैं, और ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लेक्सेस, ये H पॉजिटिव हमारे यहाँ पे फॉर्म होती हैं, ये H पॉजिटिव हमारे ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं, और ये ADP इन H पॉजिटिव को यूज करके ATP की फॉर्मेशन कर देता है, और एक NADH से 3 ATP बन जाते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर। इसमें आप फिर से देख लीजिए, ये एक उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन दिखा रखा है यहाँ पे। वो एक बेसिक डायग्राम थी जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो आप देखिए, ये हमारी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ये उसकी स्पेस हो गई, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हो गई 2 मेम्ब्रेन्स के बीच की, और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है और कॉम्प्लेक्स 5 है।
ठीक है, ये आप नंबर देख सकते हैं 1, 3, 4 एंड 5 और ये 6 यहाँ पे इसको दिखा रखा है फर्दर। तो ये जो 2 वाला लगा हुआ है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, बट यहाँ पे हमने बात की थी कि ये यूबिक्विनोन है ना, और ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो जो ये यूबिक्विनोन है इसके साथ एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स लगा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, जो कि क्या करता है, FADH जो हमारा फॉर्म हुआ था FADH2 क्रेब्स साइकिल में, वो FAD को कन्वर्ट करता है यहाँ पे, और ये भी प्रोटॉन्स को यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर देता है। तो ये 2 प्रोटॉन्स को ही मूव करता है, सॉरी 4 प्रोटॉन्स को मूव करता है, और ये जो एक FADH2 होता है वो 2 ATP के इक्वल होता है। ठीक है, एक NADH जो है वो 3 ATP के इक्वल होता है, FADH2 2 ATP के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जब NAD पॉजिटिव, NADH NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोटॉन्स जो है हमारे, इसका आप यहाँ पे एरो देखिए ये किस तरह से यहाँ से मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ से ये कई बार ऐसा हो रहा है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स NAD पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन्स जो हैं वो तो ऊपर चले गए, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव सिंबल आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरह से ये ऑरेंज लाइन से ट्रांसपोर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचते हैं, ये हमारे ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं, और ये वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये हमारे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते हैं, और ये एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है। सो ये हमारा एक बेसिक सा साइकिल होता है। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इस वाली, इससे भी और कॉम्प्लेक्स ये जो है हमारा, इसको अगर आप देख ले इस डायग्राम को दोबारा से, तो आप इसमें और समझ पाएंगे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसका नाम है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है FMN FES। इसमें 2 ये कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से NADH से NAD पॉजिटिव के पास जाते हैं तो प्रोटॉन्स को इधर मूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए FMN के पास जाते हैं, और फिर ये FES के पास जाते हैं। ये FES इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन को देता है, और यूबिक्विनोन UQ UQH2 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज यूबिक्विनोन ऑन UbQH2। ये जो है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म हो जा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो जाती है इसकी, इसको हम लोग यूबिक्विनोल बोलते हैं, यूबिक्विनोल। ओके, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे साइटोक्रोम 3 कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं, जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1। ठीक है, ये यहाँ पे साइटोक्रोम बी से FES से साइटोक्रोम सी, ये 3 कॉम्प्लेक्स में ही ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, इसको दे देते हैं। उसके बाद जैसे 1 और 3 कॉम्प्लेक्स के बीच में UQ था, वैसे ही 3 और 4 कॉम्प्लेक्स के बीच में हमारे पास साइटोक्रोम सी होता है। तो साइटोक्रोम सी को भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जो आगे फर्दर 4 कॉम्प्लेक्स में हमें दे देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FAD जो है, FADH2, यहाँ पे हमारे पास ही सेकेंड कॉम्प्लेक्स लगा होता है, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स आए साइटोक्रोम 4 तक पहुंच गए। उसके बाद ये साइटोक्रोम 4 जो है, इसके अंदर साइटोक्रोम साइटोक्रोम A1 A2 और कॉपर लगा हुआ होता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, और ये ऑक्सीजन के पास पहुंच जाते हैं, और ये प्रोटॉन्स को यूज करके वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो 4H पॉजिटिव थे यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे 2 इससे मिला के 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इकट्ठे होके ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है इसको ATP में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं इस तरह से, आप सारी साइकिल को देख सकते हैं। और जो ये NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे ये आपने सारा का सारा उसमें देखा था क्रेब्स साइकिल में, ये सक्सीनेट से फ्यूमरेट बन जाता है। ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं इसको। ठीक है,
सो दिस वाज योर, अगर हम बात करें आपकी, ये सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कहानी थी। अब हम इसको एनसीईआरटी की लाइंस के थ्रू रीड कर लेते हैं, सो यू विल गेट मोर क्लियर पिक्चर इन योर माइंड। सो ईटीएस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ। यही हमने पढ़ा अभी तक। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ मूव कर जाते हैं। इसका काम क्या है कि ये रिलीज और यूटिलाइज करे एनर्जी को, जो कि NADH और FADH2 में स्टोर हुई है ड्यूरिंग TCA साइकिल बाय ऑक्सीडेशन। बेसिकली जो NADH या FADH2 ये भी एक किस्म के एनर्जी सोर्स ही है ATP की तरह, बट बॉडी इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, हर ऑर्गन इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इसलिए इनको ATP में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है इनकी, और ये सब ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये काम है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पास ऑन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के पास। फाइनली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को मिल जाते हैं और वो वाटर की फॉर्मेशन कर देता है, ये हमने देखा था। इलेक्ट्रॉन्स NADH से ऑक्सीडाइज होते हैं। NAD पॉजिटिव में कौन करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में ऐसा होता है, NADH डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन के पास जाते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, है ना, जैसे हमने देखा था। उसके बाद यूबिक्विनोन से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 लगा हुआ होता है, जो कि FADH2 के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है सक्सिनेट की, इन जो क्रेब्स साइकिल में हमने देखी थी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 2 में होता है। जो कॉम्प्लेक्स 2 छोटा सा होता है वो किसके पास लगा होता है, यूबिक्विनोन के पास लगा होता है। यहाँ पे जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन होता है, यूबिक्विनोल जिसे बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया UQH2, उसको यूबिक्विनोल बोलते हैं। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर और ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C के पास पहुंच गया। अब साइटोक्रोम C से आगे किसके पास पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का क्या नाम है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे साइटोक्रोम C जो था, एक स्मॉल प्रोटीन अटैच था, इसको मोबाइल प्रोटीन बोलते हैं, मोबाइल कैरियर बोलते हैं। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हमारा 3 के पास पहुंच गया। उसके बाद साइटोक्रोम C जो है, इसने आगे पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फाइनल एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन रहेगा। अब साइटोक्रोम C3 से साइटोक्रोम आगे 4 तक हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, साइटोक्रोम 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन से साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 है, ये आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स पास कैसे हुए, 1 करियर से दूसरे करियर पे, 1 कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये ATP सिंथेसिस के साथ कपल करके ATP की फॉर्मेशन कर देंगे, है ना, वो तो हमने देखा। यहाँ पे फाइनली सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो प्रोटॉन्स थे वो ATP सिंथेस के पास गए और ATP की फॉर्मेशन कर दी, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे ऑक्सीजन के पास पहुंच गए और उसने वाटर की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन हो रही है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, वो एक ऑक्सीडेशन, एक NADH की कितने ATP देता है, हमारे 3 ATP मॉलिक्यूल, और एक FADH मॉलिक्यूल कितने ATP फॉर्म करता है, 2 ATP। ठीक है, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था अभी तक ये सारी डायग्राम्स के थ्रू। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड रहता है टर्मिनल स्टेज तक। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर ऑक्सीजन जो है अगर उसकी सप्लाई को रोक दिया जाए, ठीक है, तो आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई अगर रोक दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, कोई यूज करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ना ही इसकी कन्वर्जन होगी, तो ये सारा का सारा स्टेप स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि वो फाइनली हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये मेरे डायग्राम में, इसमें आपको अच्छे से इनके नाम लिखती हैं कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है जो
FMN और FES दो इसके अंदर होते हैं, और इसमें NADH से आप देख सकते हैं NAD बन रहा है, और इसमें NADH हाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हो रहा है कॉम्प्लेक्स 1 में, और ये यूबिक्विनोन के साथ साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 लगा हुआ है जो सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्लेक्स 3 लगा हुआ है, बी साइटोक्रोम बी, FES और साइटोक्रोम C1 इसमें होते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम C इसके बाद लगा हुआ है 3 और 4 के बीच में, ये और ये मोबाइल कैरियर्स होते हैं, और यहाँ पे फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को यूज करके वाटर की फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यूटिलाइज एनर्जी को यूटिलाइज करके हमारी एटीपी की सिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फोटो फॉस्फोराइलेशन से डिफरेंट होती है, क्योंकि फोटो मींस लाइट, फोटो फॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, और एनर्जी जो रिलीज हो रही है इसमें ETS में, वो ATP की सिंथेसिस में हेल्प करती है, जो कि हमने पूरा का पूरा प्रोसेस ये अभी तक समझा है ना। तो दिस इज क्लियर विथ यू, दिस ATP सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा, इसमें एक पार्ट और आ जाता है जो ये ATP सिंथेस का है। बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, बट इसमें आपको फिर से दिखा देते हैं। तो इसमें आप देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके, ये F0 और ये F1 है ना, इसलिए इसको F0 F1 ATP सिंथेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हायर कंसंट्रेशन होती है, ये लोअर कंसंट्रेशन होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो प्रोटॉन्स होते हैं फ्रॉम हाई टू लो की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे ATP से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे प्रोटॉन्स मूव करें, और ये स्वर्ल करता है। अगर आप इसकी 3D पिक्चर देखें तो ये इसमें फर्दर बहुत सारे वो होते हैं, अल्फा बीटा इस तरह से गामा, ये काफी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नहीं स्टडी करना, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ये पिक्चर यूज की है। तो यहाँ पे आप कैसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये F0 ये F1, तो ये प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, ये स्वर्ल करता है, और यहाँ से स्वर्ल करने के कारण ये ADP जो है ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके दो कॉम्प्लेक्स F1 ये वाला, ये क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये F0 ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी NCERT में लिखा हुआ है। ये जो F1 है ये हेड पीस है। ठीक है, इसमें ATP की सिंथेसिस होती है फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और ये F0 जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये चैनल फॉर्म करता है, ये प्रोटॉन्स को यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करवाता है। ठीक है, और एक ATP फॉर्म करने के लिए दो H पॉजिटिव्स जो हैं मूव करते हैं फ्रॉम F0 टू F1, जो कि हमने पहले बात करी डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट की। एक ATP फॉर्म करने के लिए दो H पॉजिटिव मूव करते हैं, तो जब एक NADH की बात होती है तो 3 बार 2H पॉजिटिव मूव करते हैं और 3 ATP की फॉर्मेशन करते हैं, तो एक NADH हमारा 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब आप इसको इस बड़ी सारी पिक्चर में देखिए, सॉरी मैं इसको आप, ये एक 3D पिक्चर है, बेसिकली ये जिफ है एक इसका, इसमें आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आई एम सॉरी, ये देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रखे हैं, यहाँ से H पॉजिटिव्स इस साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं, और ये फाइनली सारे के सारे H पॉजिटिव्स यहाँ से मूव करके ATP सिंथेस से निकलते हैं और ATP की फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब हमारा आ गया रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो अभी तक हमने सारा पढ़ लिया कि ATP की सिंथेसिस किस तरह से हुई, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ ली हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइनली हमारे कितने ATP फॉर्म होते हैं। तो जो नेट गेन रहता है ATP का हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, वो इस तरह से
कैलकुलेट किया गया है कि ग्लाइकोलिसिस में, टीसीए में और ईटीएस में किस तरह से सीक्वेंस हो रही है। ये सारी की सारी चीजें आपको दिखा रखी हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू फाइनली हमारे एटीपी फॉर्म हो जाते हैं एनएडीएच और एफएडीएच2 से। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आए, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से 2 एनएडीएच आए और 2 एटीपी आए, है ना। उसके बाद हमारी लिंक रिएक्शन हुई है, लिंक रिएक्शन, इसमें भी 2 एनएडीएच बने हमारे, है ना, और यहाँ पे 2 एनएडीएच बन गए। ठीक है, उसके बाद हमारी क्रेब्स साइकिल हुई। क्रेब्स साइकिल में हमारे ये 2 बार स्टेप्स होते हैं, तो 6 एनएडीएच यहाँ से बने और 2 एफएडीएच बने यहाँ से हमारे, है ना, यहाँ पे ये वाले 2 एफएडीएच बने और ये वाले देख सकते हैं आप। ठीक है, 6 एनएडीएच बने और 2 एफएडीएच बने और 2 एटीपी यहाँ पे रिलीज आउट हो गए। तो ये जो 2 और ये 2, ये अबाउट 4 हो गए। उसके बाद यहाँ से आप देखिए कि ये 2 एनएडीएच, है ना, ये 2 एनएडीएच ये वाले हो गए और 2 ये हो गए, 4 एनएडीएच और 6 + 4 एनएडीएच, 6 यहाँ से हो गए, 10 एनएडीएच हो गए, 2 एफएडीएच हो गए। 10 एनएडीएच जब हुए तो दैट इज 10 × 3 30, इसके बाद 32, 34, 36। सो बेसिकली जो है 36 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे फॉर्म होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, बट हम लोग कुछ एजम्पशंस को वैलिड नहीं मानते। वाई? बिकॉज सारे के सारे पाथवेज, हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑल पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली और एक के बाद एक नहीं होते। ठीक है, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, सारे के सारे पाथवेज एक साथ हुए हैं। तो ये अजम्पशन वैलिड नहीं लग रही, सच अजम्पशंस जो हैं ये वैलिड नहीं लगती। सबस्ट्रेट पाथवे में एंटर करता है और विड्रॉन कर लेता है जब जरूरत होती है, एटीपी को यूटिलाइज करते हैं जब उसकी जरूरत होती है, एंजाइमेटिक रेट्स को मल्टीपल मीन से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो इसको कर रही थी, दैट टू अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन स्टोरिंग एनर्जी, वो क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर हम बात करें यहां से, इसके थ्रू इन्होंने बोला कि जो ये 26 या 28 एटीपी फॉर्म होंगी मैक्सिमम पर ग्लूकोज अबाउट 30 और 32 एटीपी, पर ये कुछ एजम्पशंस उन्होंने बोला कि ये वैलिड नहीं लग रही। तो इसके लिए इन्होंने फर्दर बताया कि अब रेस्पिरेटरी अगर बैलेंस शीट जो है, जो एक्चुअल में होती है वो क्या है, वो है, आप देखिए यहाँ से ग्लाइकोलिसिस हुई, 2 एटीपी फॉर्म हुए यहाँ पे, है ना, 2 एटीपी ये आ गए, 2 एनएडीएच फॉर्म हुए, 2 एनएडीएच का मतलब 4 एटीपी, 4 एटीपी क्यों, 2 एनएडीएच का मतलब 6 एटीपी, 6 एटीपी फॉर्म होंगे, ये रॉन्ग हो गया, 6 एटीपी। ठीक है, और यहाँ अच्छा सॉरी, 2 ये 4 इसलिए लिखे हैं बिकॉज 2 फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए यूज हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे 6 होगा, उसके बाद ये 2 एनएडीएच 6 एटीपी के इक्वल होते हैं, बिकॉज एक एनएडीएच 3 एटीपी के इक्वल होता है, बट इसमें से 2 एटीपी को माइनस इसलिए किया गया यहाँ पे क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया तक जब पहुंचता है तो वहां तक उसके 2 एटीपी यूज हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, तो बेसिकली 4 एटीपी यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्होंने। ओके, और यहाँ पे अब 2, ये लिंक रिएक्शन थी हमारी, इसमें भी 2 एनएडीएच बने तो 6 एटीपी हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी बने, 6 एनएडीएच बने, 6 एनएडीएच मतलब 18 एटीपी और 2 एफएडीएच2 बने यानी कि 4 एटीपी। अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो 36 एटीपी फाइनली बनते हैं। ठीक है, तो जो 2 हमने यहाँ पे काउंट नहीं किए, अगर आप 38 करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि जो 2 एटीपीज हैं वो यूज हो जाते हैं, स्पेंट हो जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली नेट गेन जो रहता है हमारा वो 36 एटीपीज का रहता है। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर। ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 6 एटीपी, टीसीए साइकिल में 18 2 24 एटीपी, और आप सबको कैलकुलेट कर लो 38 एटीपी और 2 एटीपी यहाँ वाले ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारी बात आ जाती है कि कंपैरिजन की, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन की। तो जो फर्मेंटेशन है,
फर्मेंटेशन एक किस्म से पार्शियल ब्रेकडाउन हो रही है ग्लूकोज की यहाँ पे। बिकॉज पार्शियल ब्रेकडाउन हम किस लिए बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें CO2 की फॉर्मेशन नहीं होती, चाहे इथेनॉल बने चाहे लैक्टिक एसिड बने, और ये दोनों की दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, ये किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ओके, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे फर्मेंटेशन में आप देख सकते हैं कि 2 ATP का हमारे पास गेन होता है, जबकि यहाँ पे 36 ATP का गेन होता है। और अगर आप NADH की बात करें, यहाँ पे जो फर्मेंटेशन में NADH से NAD पॉजिटिव बनता है वो स्लो प्रोसेस रहता है, उसको बनना तो पड़ता है ताकि वापस वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सके। ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है यहाँ पे रिएक्शन चली जाती है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम में जब लिंक रिएक्शन में बन जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाती है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में ये प्रोसेस होता है, बट जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है कहीं पे या ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो फर्मेंटेशन हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम NADH की बात करें तो वेरी विग्रसली NAD पॉजिटिव में वो कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है बेसिकली। ठीक है, सो ये इनका कंपैरिजन आ गया। अब हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं, वन इज एम्फीबॉलिक पाथवे एंड अनदर वन इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो हम पहले करने वाले हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। तो एम्फीबॉलिक पाथवे में हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है वो रेस्पिरेशन में मतलब सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है ना, और वो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट होके फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। जबकि जो फैट्स होते हैं आइदर वो फैटी एसिड्स की फॉर्म में या फिर ग्लिसरॉल की फॉर्म में आगे ऐड होते हैं। तो ये जब एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, जब ये फैट्स होते हैं, जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है कैटाबॉलिज्म। बेसिकली जो रेस्पिरेशन होती है हमारी वो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। बट समटाइम्स ये वापस से फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है जब हम ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब हम ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो ये वापस से फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो जब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन एक ही पाथवे में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। सो बेसिकली ग्लूकोज से तो पायरुविक एसिड बनता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। बट जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में फॉर्म में आगे जाते हैं और वो एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस। बट समटाइम्स क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। जब दोनों प्रोसेस इकट्ठे चल रहे होते हैं तो उसको हम लोग एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में आगे यूज होते हैं और वो फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आप बेसिक इसकी एनसीईआरटी की अगर लाइंस देखें यहाँ पे, तो ग्लूकोज जो है वो फेवरेट सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं रेस्पिरेशन में एंटर करने से पहले। जो फैट्स होता है वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है या फिर फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड्स तो एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर डिग्रेड करके पाथवे में एंटर कर जाते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में मतलब डिग्रेड होते हैं और वो फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी हमारा पाथवे, बेसिकली जो हमारी रेस्पिरेशन रहती है वो कैटाबॉलिक पाथवे होता है। बट इसके अंदर दोनों, जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व हो तो उसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हुए और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, ये हमारी शुगर्स बन गई। DHAP और GCL ये फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम में बना के क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गए। तो जो हमारे फैट्स होते हैं वो आइदर फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल। तो जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या हो गया, DHAP या फिर GCAL, है ना, या तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि ये शुगर्स ही है बेसिकली। तो ये यहाँ में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये तो हमारा फर्दर एंटर कर जाती है, तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये यहाँ पे ये भी फॉर्म हो जाता है, ये एनाबॉलिक पाथवे हो गया। तब दोनों हो रहे हैं तो ये एम्फीबोलिक पाथवे हो गया। ठीक है, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में डिग्रेड होके फर्दर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे की डेफिनेशन हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बिकॉज इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाता है आपकी नीट के एग्जाम में, और आपकी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के में ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक रेशियो होती है, रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका है कि कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ बाय अमाउंट ऑफ द या वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम, कितना कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी इवॉल्व हुआ विद कि it is the ratio basically of the volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed. ठीक है, so that calculate दी हमारा RQ. RQ refers to respiratory quotient, और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका RQ हमेशा 1 रहता है, क्योंकि अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिलीज होती है उतनी ही ऑक्सीजन उनकी कंज्यूम होती है। तो बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन में देखें, इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुए 6 और कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए 6, तो 6/6 1 आ गया, सो इसका RQ 1 आ गया। सो ये आपको याद करना है कि RQ कार्ब्स का 1 होता है, और अगर आप फैट्स की बात करें तो RQ उसका हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, और अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो उसका 0.9 होता है। सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होगा। So pure proteins or fats are never used as respiratory substrate. So basically आपको ये याद करना है कि RQ है क्या, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, और इन तीनों की वैल्यू, कार्ब्स का 1 होता है, फैट्स का लेस देन 1 होता है, और प्रोटीन्स का 0.9 होता है। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट because this from your exam point of view. So please go through this chapter at least 2 to 3 times, so that you basically understand and have depth knowledge of this chapter, and then try to solve the questions from your previous papers. Okay, subjectives as well as objective questions. And अगर उसके बाद भी आपको कोई इश्यू आ रहा है तो यू कैन मैसेज मी और कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. Okay, and I hope this part is clear. Okay, so if you like this video, then please press the like button and share this video among your friends, and please subscribe to this channel if you're new to this channel. Thank you so much. See you tomorrow with the new chapter of this plant physiology. Okay, bye bye, take care.